नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम नारी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं महिलाओं के विशेष मुद्दों पर, महिलाओं से जुड़ी उन तमाम बातों पर जहां या तो काम करने की दरकार है या फिर कोई कमी रह गई हो या फिर कोई पॉजिटिव उसका पक्ष हो, उसे उठाकर हम बातचीत करते हैं। तो इस हफ्ते बात करेंगे हम गहलोत सरकार के बजट पर, जो कि गुरुवार को ही पेश किया गया है। क्या कुछ इसमें रहा महिलाओं के लिए खास, क्या कमियां रही, किन बातों की दरकार रही और कहां और ज्यादा विचार की जरूरत है, तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगी, परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य की माली हालत बहुत हद तक केंद्र की नीतियों पर निर्भर है। बजट भाषण के दौरान गहलोत ने शायरी सुनाई। यकीन से आगे भी बढ़ना है, बहुत कुछ करके ऊंचाइयों पर चढ़ना है। वो हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं, हम तो तूफानों से टकराकर कारवां चलाते हैं। राजस्थान सरकार ने साल 2020-21 के इस बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें कृषि, शिक्षा, सड़क, खेल, सामाजिक, हेल्थ, रोजगार, उद्योग, ऊर्जा, बिजली, कौशल विकास को भी ध्यान में रखा गया है। राजस्थान सरकार ने इस बजट में 7 संकल्पों पर फोकस किया, जिसमें एक संकल्प महिलाओं पर आधारित रहा। तीसरा संकल्प है महिला, बाल व वृद्ध कल्याण। गत वर्ष हमारे द्वारा घोषित 1000 करोड़ रुपए की इंदिरा महिला शक्ति निधि के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक रचनात्मक पहल की गई है। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं से जुड़ी विभिन्न घोषणाएं की है, जिसमें महिला सशक्तिकरण के नाम पर कुल 100 करोड़ रुपए की घोषणाएं की गई। महिला और बाल विकास विभाग के लिए 46 करोड़ रुपए और 35 लाख से ज्यादा बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि से पोषाहार वितरण की बात कही गई है। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर और आशा सहयोगियों के लिए एएनएम के लिए ऐप बनाने की घोषणा भी की गई है। महिला बाल विकास एक ही क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर कार्य करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी तथा एएनएम के मध्य बेहतर समन्वय तथा कन्वर्जेंस के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म A3 आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सहयोगी और एएनएम ऐप विकसित किया जाएगा। वहीं जयपुर के ओटीएस में महिला शोध संस्थान महिला और बाल विकास के लिए 2546 करोड़ के बजट के प्रावधान के अलावा महिला सुरक्षा के लिए अलवर और भरतपुर में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा की गई। इसके लिए 108 की तर्ज पर ही 112 हेल्पलाइन नंबर यानी 108 की तर्ज पर 112 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। किचन में जो आपको पता ही है महंगाई जो बढ़ रही है, गैस की कीमतें और ये वो बढ़ रही हैं, मतलब कंपैरेटिवली कुछ कम नहीं हुआ है। इसमें अपेक्षा है कि हमको इसमें राहत मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा बजट में आया है, लेकिन फिर भी सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है तो कुछ अच्छा ही होगा। ना तो गैस के सिलेंडर के पैसे कम हुए, ना पेट्रोल के पैसे कम हुए। इस बजट में भी वही है, नया कुछ नहीं है। कुछ महिलाओं को आगे बढ़ाने की या उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया, कोई सुविधा उनको एक्सेप्ट अलग से नहीं दी गई है, तो इसलिए वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस बजट। वैसे तो राजस्थान सरकार के इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखने की बात गहलोत सरकार कर रही है, लेकिन उनका ये बजट महिलाओं के लिए कितना खरा साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। तो बात वही है कि सरकार तो यही कह रही है कि तमाम वर्गों का ख्याल रखा गया है। इस बजट को जब बनाया तो हर बात का ख्याल रखते हुए बनाया गया है, लेकिन कितना खरा उतरता है, नहीं उतरता है, क्या कमियां हैं, क्या जरूरतें थी जो रह गई हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी था, ये वाकई में बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तो सिर्फ महिलाएं ही दे सकती हैं। और अभी बाइट में भी हमने सुना
कि सेटिस्फाइड यहाँ पर महिलाएं नजर नहीं आ रही हैं जिन लोगों से बातचीत हुई है। इस पर हम विस्तार से अभी चर्चा करने वाले हैं हमारे तमाम मेहमानों से, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी उपस्थित हैं जिनमें जुड़ चुके हैं शील धाबाई जो कि बीजेपी नेता हैं और पूर्व महापौर हैं। बहुत स्वागत है शील जी। साथ ही साथ चंद्रमुखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि आप नेता हैं। बहुत स्वागत है चंद्रमुखी जी आपका। प्रमीला पुनिया जी जो शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है प्रमीला जी आपका। और बुलबुल पाठक जो कि एक युवा के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। बहुत स्वागत है बुलबुल आपका भी। तो चलिए अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ा सवाल शील जी यही है कि क्या राजस्थान सरकार का बजट महिलाओं को सेटिस्फाइड कर पाया है? नहीं, देखिए, क्योंकि ये अशोक जी गहलोत को जादूगर कहा जाता है। एक जादूगरी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जादू बहुत थोड़े समय के लिए रहता है। जब हकीकत सामने आती है तभी उसके परिणामों का पता चलता है। महिलाओं की जो सबसे बड़ी जो कहना चाहिए कि आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, और इनमें ऐसी कहीं कोई ऐसी राहत नहीं दी गई है जिससे महिलाओं का बजट संतुलित रह सके। अब आप बात करिए बिजली की, जो सबसे घर में जो बजट खराब करता है, बिजली की दरें सरकार ने इतनी बढ़ा दी, जबकि सरकार जब आई थी तो इन्होंने कहा था 5 साल तक बिजली का कोई भी पैसे नहीं बढ़ाए जाएंगे। उसके बावजूद बजट बिजली की दरें इतनी बढ़ा दी कि बजट तो वैसे ही गड़बड़ा गया। और जहां तक महंगाई की बात है, आप देखिए पेट्रोल डीजल पर अगर सेस कम होता तो निश्चित तौर पर महंगाई दर कम होती, ऐसा कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। और राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं की कहना चाहिए स्थिति जिस तरह से असुरक्षित अपने आप को महसूस करती है, ऐसा कहीं उनका कोई फोकस महिला सुरक्षा पर मुझे नजर नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि वो सारी बातें कुछ नया नहीं है, सभी उन्हीं बातों को कहना चाहिए कि गुड़ की डेली में लपेटकर इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात, तो ये तो सेंटर से भी हुआ था, केंद्रीय बजट में भी था कि महिलाओं को ऐप दिया जाएगा। इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए 100 करोड़ की जो प्रावधान रखा है, उसमें स्पष्ट तौर पर ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि आपको इन मद में आपको रोजगार दिया जाएगा या निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा कहीं भी परिलक्षित होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात, जो सबसे महंगाई की जो मैं बात कर रही हूं, ये महंगाई सबसे बड़ा पहले पॉइंट यही होना चाहिए था, महंगाई दर कम होनी चाहिए थी ताकि महिलाओं को रिलीफ मिल सके। तीसरी बात, जो इन्होंने ये बजट को स्वास्थ्य के नाम पर समर्पित किया है, लेकिन महिलाओं के स्वास्थ्य पर कहीं भी कोई स्पेशल ध्यान नहीं दिया गया है कि आपने महिलाओं के लिए डिस्पेंसरी अलग से खोली हो या महिलाओं के प्रसूता और बच्चों के लिए कुछ अलग से मद बढ़ाया गया हो। प्रसूता के लिए जितने रुपए पहले अब तक मिलते आ रहे हैं, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, पर उनमें कहीं भी वृद्धि दर मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रही। बच्चों के टीकाकरण की कोई बात ऐसी नजर नहीं आ रही। इन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है, तो मेडिकल कॉलेज तो केंद्रीय बजट में भी कहा है कि आपको हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलना होगा, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। शिक्षा की इन्होंने कहा है कि हम सरकारी माध्यम के स्कूल खोलेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसा फोकस रखना चाहिए था कि बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाता कि जो बालिकाएं वो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े, उनकी स्वास्थ्य के लिए कहीं कोई ध्यान रखने वाली बात इस बजट में मुझे आई नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी बातें जो आगे डिस्कस करेंगे, जो इस बजट में मुझे कमी नजर आती है। शील जी, जैसा आप बता रही हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए प्रावधान नहीं है, लेकिन गर्भवती महिलाओं प्रसूताओं के लिए पोषाहार की व्यवस्था और पोषाहार की क्वालिटी को बढ़ाने की बात भी यहाँ पर सरकार कर रही है, और जो बजट में उन्होंने प्रावधान रखा है, इस पर क्या कहेंगी आप? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, ये जादूगरी बजट है। कितना बजट वहां पर पहुंचता है, महिलाएं कितना लाभ ले पाती हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात जो आपने कही कि महिलाओं के लिए खास तौर से कोई अलग से स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, लेकिन सरकार ओवरऑल 100 करोड़ रुपए निरोगी राजस्थान में खर्च कर रही है, तो महिलाएं इससे अलग तो नहीं है?
नहीं, देखिए ना, जैसे अभी भामाशाह योजना थी, उसमें लोगों को, महिलाओं को कितना डायरेक्ट लाभ मिलता था। उन्होंने सारी दवाइयां, जो हमारे टाइम में 1600 दवाइयां, निःशुल्क दवाइयां थी, सारी जांच फ्री थी, वो सब बंद कर दी वहां से। आयुष्मान योजना के तो जब पैसे आ रहे हैं, वो कहीं भी मुझे नहीं नजर आ रहे। वहां पर केंद्र सरकार ने महिला किसानों के लिए अलग से योजनाएं जो लागू की थी, उन पर उन्होंने फोकस किया। या राजस्थान की महिला किसानों के लिए मुझे कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। चलिए, शील जी ने अपनी बात रखी है और वाकई में कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जहां पर हमें कमी नजर आती है। वहीं अब चंद्रमुखी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, आप शील जी की बातों से सहमत है या आप कितनी सेटिस्फाइड हैं इस बजट से? मैं बजट से सहमत तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहूंगी, क्योंकि हर साल बजट से पहले हर कोई बहुत उत्साहित रहता कि इस बजट में सबके लिए कुछ अच्छा अनाउंस होने वाला है। लेकिन हर बार की तरह इस साल भी वही, सबको निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला है। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए अब हम लोग खुद इतने साल हो गए, एक जो राजनीतिक पार्टी पहले करती है, फिर एक टाइम के बाद बदल जाती है, लोग इतने परेशान होते हैं कि दूसरे को एक मौका देख के देखते हैं। अब वो सब भी हो गया। ये दूसरा बजट है गहलोत जी की सरकार का, लेकिन इसमें भी अपने बात करें आज महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जो लास्ट बजट था उससे भी कम से कम 300-400 करोड़ रुपए का इन्होंने कम कर दिया है। बढ़ाना तो दूर की बात है, तो इसमें राहत वाली तो किसी को कोई बात नजर आती नहीं है। और रही बात महिलाओं के स्वास्थ्य की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो कहीं स्पेसिफिक इन लोगों को, अब क्या देश में राजनीतिक माहौल बदल रहा है, चलो हम खुद को नहीं पता चल रहा है, हम खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा जो एग्जाम्पल अब अपने सामने है, दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल जी ने किया है, हर चीज महिलाओं के लिए, हम बोलते हैं कि फ्री मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने वो सब 5 साल करके बताया। और अगली जो उनकी सरकार की दूसरी पारी शुरू हुई है, उसमें भी उन्होंने जो चीजें बाकी रह गई थी, उन चीजों को और उन्होंने नेक्स्ट टारगेट किया है। अब उसमें जो सबसे पहली चीज महिलाओं के लिए ये सरकार एजुकेशन और महिला अपनी जो समाज की सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, घर की अपनी धरोहर है, जो नींव अपने घर की स्ट्रांग होगी, महिला स्ट्रांग है तो घर, समाज, सब कुछ स्ट्रांग होगा। यदि केजरीवाल जी की सरकार में ये सब कुछ मुमकिन है, तो बाकी सरकारें इस चीज को क्यों नहीं कर पा रही हैं? अब हम लोग देखना चाहेंगे, जैसे महिलाओं के लिए फ्री राइड्स है, वहां पे उसका जो अमाउंट देखेंगे, यहाँ 100 करोड़ महिलाओं के लिए दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने 290 करोड़ सिर्फ फ्री राइड्स के लिए दिया है, जिसमें आपको डीटीसी बसेज हैं, मेट्रोज हैं, बाकी सब जगह आपको फ्री राइड्स मिलेगी। या तो भ्रष्टाचार और हो रहा है, फ्री देने की बात क्या, देखे परिवहन में कितना भ्रष्टाचार घोटाले हो रहे हैं, ये तो महिलाओं का क्या ध्यान रखेंगे? अभी आज ही के पत्रिका में आया हुआ है कि महिलाओं को जो सब जगह पूरे देश में सीसीएल मिल रहा है, राजस्थान में परिवहन विभाग महिलाओं को सीसीएल तक अलाउ नहीं कर रहा है। तो इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण तो दूर है, उनका जहां जहां देखो शोषण के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। पहले महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित थी, अब उनको अपने को बचाने के लिए बाहर भी जाना पड़ रहा है, लेकिन बाहर अपनी सरकार उनको कहां तक सहयोग कर रही है? जिम्मेदारी होती है हमारे समाज की महिलाओं को आगे लेने के लिए, सरकार की भी होती है और पूरे समाज की भी होती है। तो सरकार को कुछ अहम कदम ऐसे उठाने चाहिए, जैसे दिल्ली सरकार अपने अभी पहले जो किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 142 करोड़ का उनका जो बजट में अमाउंट रखा है मार्शल्स के लिए, जो डीटीसी बसों में है 1300 मार्शल्स उन्होंने हायर किया हुआ है। और अभी जैसे मोहल्ला क्लिनिक वहां का देखेंगे, उसका जाके आप डायरेक्ट लाभ ले सकते हैं। और जो हैप्पीनेस क्लासेज हैं, जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, मदर, महिला से ही सारी चीजें डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। उनका अभी अमेरिकन पहली महिला जो मिलानिया ट्रंप हैं, हैप्पीनेस क्लासेज को विजिट करना चाहेंगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने कम समय में इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स पेश कर देना, जिसको मिलानिया ट्रंप आपको विजिट करना चाह रही हैं। बच्चों की शिक्षा में देखें, देश की टॉप क्लास सीबीएसई स्कूल्स में द्वारका सेक्टर 10 की स्कूल टॉप कर रही है। क्या ये बाकी राज्यों में मुमकिन नहीं है? हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या ये नहीं कर सकते? लेकिन उसमें सबसे पहले हमें जो जरूरत है वो ईमानदारी की है। यहाँ ईमानदारी कोई नहीं, जिसको मौका मिला, भ्रष्टाचार के अलावा कहीं पे कुछ रह नहीं गया। आज ये पार्टी है, कल वो पार्टी है। सबसे पहले हम आम लोगों को इसकी चीज के लिए आगे आना होगा। यदि हमें सुधार चाहिए तो सबसे पहले खुद को सोचना पड़ेगा। सिर्फ
लंबे लंबे भाषण वादों में हमें नहीं आके सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी सरकार क्या कर रही है और हकीकत में हमें क्या चाहिए। बिल्कुल। तो मुद्दे की बात यही है कि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो जिन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है और बात हो रही है कि महिला सशक्तिकरण की, लेकिन जो चीजें सामने देख रहे हैं वहां कहीं ना कहीं सरकार की महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता भी साफ तौर पर प्रकट हो रही है। जैसे कि प्रमीला जी ने अभी बात की है सुरक्षा को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर। प्रमीला जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, शिक्षाविद हैं आप, शिक्षा के नजरिए से देखें या ओवरऑल महिलाओं के नजरिए से, आपको किस तरह का लगता है सरकार का ये बजट? 2020 का ये सरकार का बजट जैसे सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ इसमें संतुष्ट करने की प्रयास किया गया है और महिला और बाल विकास के लिए भी इसमें प्रयास किया गया है। मैं इस बजट को महिलाओं के लिए थोड़ा संतुष्टिपूर्ण मानती हूँ, क्योंकि इसमें जैसे सामाजिक न्याय के लिए अलग से प्रावधान रखा गया है, बाल संरक्षण के लिए इसमें 100 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई है, नेहरू बाल संरक्षण फंड की स्थापना इसमें की गई है। इसी तरह से हम देखेंगे कि 66 नए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय खोलने का इसमें प्रावधान किया गया है। इसी तरह से हम कहेंगे कि इसमें गर्भवती महिलाओं के पोषाहार के लिए और बालकों के लिए इसमें 800 करोड़ के फंड की व्यवस्था की गई है। आज महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं या महिला सुधार की बात करते हैं तो पहली आवश्यकता है महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की, और इसमें प्रयास किया गया है। लेकिन सुरक्षा के लिए भी इसमें जैसे पायलट वगैरह या अलवर भरतपुर में बसों में पायलट की व्यवस्था करने के लिए प्रयास किया गया है। और इसके अंदर हम कहेंगे कि ये भी प्रयास किया गया है कि हेल्पलाइन अलग से बनाने के लिए या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की गई है, बालकों की तस्करी को रोकने का प्रयास किया गया है। इसमें बजट में कोई खामियाजा नहीं है, लेकिन बात आती है कि इसको कैसे लागू किया जाए, इस फंड को किस रूप में हम लागू करते हैं। ये तो जैसे अभी मैम ने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए, हमारा भी ये दायित्व है कि इसको हम, क्योंकि हमारे समाज के अंदर कई ऐसी धार्मिक रूढ़ियां या सामाजिक बुराइयां हैं जिसके कारण महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं, और महिलाएं इन योजनाओं का या शिक्षा के कारण इन योजनाओं का पूरा उनको जानकारी भी नहीं है और उसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। तो हमें प्रयास करना होगा कि इन कमियों को दूर किया जाए। बिल्कुल। बुलबुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बजट पर? क्या लगता है आपको, आप सेटिस्फाइड हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, सुरक्षा की करें या फिर स्वास्थ्य की बात करें, आपको क्या लगता है कि जो बजट उन्होंने पेश किया है वो बिल्कुल ठीक है या वाकई में कुछ कमियां रह गई हैं? देखिए, अगर बजट को देखा जाए तो कुछ कमियां रह गई हैं। बजट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं तो पायलट योजना जो सरकार द्वारा लागू की जा रही है, जो भी लाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है, ये योजना लाई जा रही है। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो महिला बसों का क्यों चलन नहीं हो रहा है यहाँ पे राजस्थान के अंदर? जो महिला बसें पहले चली थी वो वक्त पे वक्त क्यों नहीं चल रही? क्योंकि सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की जो भी वारदात होती है वो बसों में होती है, महिलाओं को, बच्चियों को वहां सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है। दूसरी चीज, आप नए स्कूल्स खोलने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो पहले स्कूल्स खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं या फिर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर कितने शिक्षकों की कमी है, वहां पे शिक्षा कितनी तरीके से अच्छे से मिल रही है, शिक्षकों की कमी है, उसकी पूर्ति पे पहले फोकस सरकार को करना चाहिए। रोजगार की बात तो सरकार ने की है अपने बजट में। रोजगार की बात की है, मैंने बात की है कि वहां पर 66 जो स्कूल्स नहीं खोल रहे हैं उनकी बजाय वो लोग वहां पर ध्यान दें। अगर आप कर रहे हैं, आप लेकर के आ रहे योजनाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन धरातल पे कितनी उतरेगी आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर यही प्रॉब्लम आकर के अटक जाती है कि आप योजनाएं तो ला देते हैं, नई नई योजनाएं, लेकिन धरातल पे उतरने में उनको उतना ही समय लगता है। और जो 100 करोड़ का बजट जो सरकार ने हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दिया है, वो किस किस फील्ड में किस हिसाब से जाएगा, क्या होगा, ये अभी तक कुछ भी हमारे को क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो वो कब तक होगा, क्या होगा, धरातल पे आएगा, उसी के बाद में हमें पता चलेगा कि ये जो बजट हमारा अभी वो हुआ है उसके बाद में हम लोग कितने सेटिस्फाइड होंगे या नहीं।
तो बिल्कुल वाकई में एक और सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बजट से प्रस्तुत कर देना या पेश कर देना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप उसे कैसे बांटते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। शील जी, हमेशा ये जो खामी है ये देखने में मिलती है कि बजट पेश कर दिया गया, लोग कई बार खुश भी हो जाते हैं, सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कि बजट में ये चीजें हमारे लिए आई हैं, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वही सरकारी ढर्रा फॉलो किया जाता है और कई चीजें बीच में से गायब भी हो जाती हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब चुनाव आते हैं, जिस तरह से राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए, राहुल गांधी वहां से दिल्ली से आए, बड़ी बड़ी घोषणाएं की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा और हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन हुआ क्या? आज 1-1.5 साल होने के बावजूद भी आज भी बेरोजगार लोग रोज सड़कों पर उतर रहे, कहीं रोजगार की बात नहीं है। महिलाओं की रोजगार की बात जो सबसे कही जानी चाहिए, वो कहीं किसी पर भी ध्यान नहीं दिया है। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह से इससे पहले जो गहलोत सरकार थी, उन्होंने इतने स्कूल खोल दिए थे, एक मतलब कहना चाहिए कि एक नंबर पूरा करने के लिए जगह जगह ऐसे स्कूल खोल दिए कि सारी गुणवत्ता उसमें खत्म करके रख दी। 10-10 बच्चों पर एक टीचर है या एक बच्चे पर 10-10 टीचर है। जिस तरह से बंटाधार शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, वो आज तक लोग याद करते हैं। तो ये 69 स्कूल भी नाकाफी है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने गुणवत्ता एजुकेशन पर जो ध्यान दिया था, जो राजस्थान राज्य था वो शिक्षा में 11वें नंबर पे आ गया था। तो वो स्थिति मेंटेन रहे, ये सबसे बड़ी बात देखने की है कि सरकार ने बजट बहुत सुंदर, कह रही हूं मैंने जैसा पहले ही कहा था कि बिल्कुल एक गुड़ में लपेट कर इसको प्रस्तुत कर दिया है। सबसे बड़ी बात इम्प्लीमेंटेशन की आएगी, क्योंकि अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का, तो बिल्कुल कतई महिलाएं, तो मैं समझती हूँ कि कोई इस पर विश्वास नहीं है उनको, और वो करने वाली भी नहीं है। और जिस तरह जब जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो मैं समझती हूँ कि उसी समय पता चलेगा। और जो सबसे बड़ी बात, जो हिंदुस्तान के तीसरे नंबर पर आ गया है, महिला असुरक्षित और अपराध में। आप भरतपुर और अलवर में 2 जगह पायलट प्रोजेक्ट खोलने से क्या पूरे राजस्थान की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? आप देखिए कि जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अभी नागौर की बात कर लीजिए, आज भीलवाड़ा शायद वहां पर जिस तरह से दलितों पे अत्याचार हो रहा है, दलित महिलाओं के साथ में भेदभाव हो रहा है, इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से इस बजट में एक बार भी नहीं कहा कि मेरा बजट इसके स्वास्थ्य के साथ में महिला सशक्तिकरण पर भी समर्पित है। अगर ये बात करते तो महिलाओं में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता कि हाँ, मुख्यमंत्री जी ने हमारे बारे में बात की है। आपने हर शहर में, मैं कहना चाहूंगी कि हर शहर में महिला थाने की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई? महिला डेस्क क्यों नहीं बढ़ाई? आपने ये बात क्यों नहीं की कि हर महिला सुरक्षा के लिए हर चौराहे पर एक महिला वहां पर सुरक्षा के लिए रहेगी? तो महिलाओं की तो कोई विशेष ध्यान दिया नहीं, और कहीं भी ये नजर नहीं आता कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत महिलाओं के लिए संवेदनशील है। तो ये मुद्दा वाकई में निकल कर आता है कि बहुत ही कहीं ना कहीं विसंगति वाली चीज है। दूसरी चीज मुझे ये भी लगती है इसमें कि सुरक्षा बहुत ही बड़ा मुद्दा है। शील जी जानते हैं आप खुद भी, नारी के हर एपिसोड में लगभग सुरक्षा का मुद्दा उठता ही है, क्योंकि किसी भी विषय पर हम नारी का डिस्कशन करें, लेकिन महिला सुरक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जो कि केंद्र में है। उसके बिना हम राज्य में उनके सशक्तिकरण या किसी भी तरीके की विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चंद्रमुखी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, सुरक्षा को लेकर सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं कि सुरक्षा पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इस बारे में कोई कदम अभी नहीं उठाए जा रहे हैं। वादे जरूर किए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन किसी तरह की न तो कोई ऐसी योजना आ रही है जो सिर्फ कागजों से बाहर निकलकर पुख्ता तरीके से इंप्लीमेंट की जा सके। हाँ, मैं भी यही बात बताना चाहूंगी कि जब बजट आ रहा है, बजट में आप बजट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना है उसको कम से कम धरातल पे लाया जाए।
बिल्कुल। अब जैसे महिलाएं हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, राजस्थान की ज्यादातर महिलाएं जो सरकारी नौकरी में हैं वो अध्यापिकाएं हैं, और उन अध्यापिकाओं में भी हम देखते हैं तो शेखावाटी जो एरिया है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, इधर की ज्यादातर महिलाएं, उनको देखेंगे उनकी पोस्टिंग कहाँ की गई है। 3rd ग्रेड जो टीचर्स हैं, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, पाली, जो जिनको एक दूसरा स्टेट क्रॉस करके आने में जितना मुश्किल नहीं होता, जितना एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे रख दिया गया है, तो क्या अपने यहाँ नौकरी के लिए क्या कोई फिक्स पॉलिसी नहीं हो सकती है? महिलाएं जॉब करना चाहती है, महिला को अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए जॉब की सख्त जरूरत है, लेकिन क्या हम सिर्फ उस जॉब के लिए अपने समाज को मिटा देना चाहेंगे? यदि उस घर में महिला अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी नौकरी करना चाह रही है, तो क्या हम उसको आसपास कहीं पे भी पोस्टिंग नहीं दे सकते हैं? आज बहुत सारे घरों में आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अब जो महिलाएं जॉब कर रही हैं, उनका जॉब करना इतना दूभर हो गया पेरेंट्स के लिए। यदि किसी के 2 बेटे बहू हैं, एक को इधर रहना पड़ रहा है, एक को इधर रहना पड़ रहा है, एक अपने बच्चे को इधर ले रहा है, एक माना कि सब जॉब करते हैं, सब उसके हकदार हैं, सबको काम करना चाहिए, लेकिन वो मैनेजेबल होना चाहिए। कई बार तो देखने में आता है सरकार ट्रांसफर पॉलिसीज भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, मतलब भ्रष्टाचार के नाम पे आज यहाँ पे पोस्टिंग दिया, कैसे तैसे भाई भतीजावाद को इतना बढ़ाया गया है, एक दूसरे के कैसे भी काम निकाल के उसको कैसे करके घर के पास आए वापस जाए, इसमें बंदा काम करने पे कम ध्यान देता है। और दूसरी चीज, जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में बहुत सारे लोगों का जो एक रीजन होता है कौन सी गवर्नमेंट को चुनना है अपने को, तो जो गवर्नमेंट चुनने के टाइम पे भी उनका मेन मुद्दा होता है कि इनको हम वोट देंगे तो ये हमारे उस एम्प्लॉय को घर के नजदीक ले आएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह का नहीं होके यदि हमें सच्ची में समाज में विकास चाहिए, तो कम से कम महिलाओं को इस तरह से हो कि वो अपना समाज एक सुव्यवस्थित समाज बना रहे। क्या एक महिला घर में नहीं होगी तो उसके बच्चे क्या सक्सेसफुल बन पाएंगे, उसका हस्बैंड क्या घर में, वो क्या घर बच पाएगा? मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि बजट को बढ़ाओ मत, लेकिन जो बजट ऑलरेडी है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और वो धरातल पे नजर आना चाहिए। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा पे देखते हैं, कल देखा 85 इयर्स की लेडी का अलवर का जो आया कि उसको तो पढ़ के भी मतलब डिस्कशन करते हुए शर्म आती है कि हमारे में संस्कार नाम की और सुरक्षा तो बहुत दूर चली गई है, हम अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। एक तरफ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या बेटियों के लिए अलग से अपने समाज में इस तरह का कुछ किया जा रहा है कि जो पेरेंट्स ने बेटी पैदा किया उसको पढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, क्या समाज उसको उतनी इज्जत? अभी भी बहुत सारे गांव में ये चीज है कि बहुत सारी माएं ऐसी हैं जो उस चीज को झेलते झेलती इस तरह का दर्द है कि जो आप किसी के सामने मतलब किसी दूसरे को देख के फील नहीं कर पाओगे। लेकिन आज भी अपने समाज में महिला को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्या आप अभी भी दहेज है, दहेज भी इतना सारा कुछ है, उसके लिए बहुत सारे कानून बने हैं, क्या ये बंद हो गया? क्यों नहीं हुआ? ये सारी चीजें हो सकती है ना, लेकिन इसमें सबसे पहले लड़कियों को पढ़ने में इतना स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, उनको इतना सपोर्ट देने की जरूरत है कि वो इस चीज का जवाब दे पाए, वो ये बहुत बड़ा सुधार जो समाज में जरूरी है वो कर पाए। तो सबसे पहले जो न्यू जनरेशन बच्चे आ रहे हैं उनमें लड़कियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज, अच्छे लेवल की एजुकेशन, अच्छा उनका स्वास्थ्य हो। थोड़े दिन पहले आया था स्कूल में सैनिटरी पैड्स वगैरह के लिए वेंडिंग मशीन वगैरह लगवाना करवाना, मूवीज आती हैं उनको देख के थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब जैसे कल परसों के पेपर में आया है नो बैग वीकेंड जो अपना है, तो वो नो बैग वीकेंड जो लेके आए हैं वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि उसका क्या लॉजिक है। वो तो सैटरडे को वैसे ही नहीं होता, सैटरडे को तो क्या बच्चा बैग लेके नहीं जाएगा? सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे जाते हैं? मोस्टली रूरल एरिया के बच्चे जाते हैं। तो बच्चे को जब पढ़ाई नहीं होगी तो क्या पेरेंट्स उसको स्कूल में भेजेंगे? तो मेरे को ये लगता है कि जो नो बैग डे किया है उससे बेहतर होगा एक हैप्पीनेस आवर जो आपका है स्कूल में, एवरीडे मॉर्निंग में आप फिजिकल एक्टिविटीज का हर स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट का है ऐसा कुछ फिक्स होना चाहिए। इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए, मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें बच्चा थोड़ा अपना स्ट्रेस रिलीज कर पाए। नो बैग डे कर दिया, वो मुझे लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं अपनों ने सोचा कि हमें शिक्षा पे काम करना है, लेकिन हम जो भी कुछ बना रहे हैं उसको सोच समझ के, उसको पूरा रिसर्च करके कि कौन सी चीज किस तरीके से इफेक्टिव होनी है
उसके बाद हमें जो भी चीज करनी हो लागू करनी चाहिए। अब देखा देखी हमने कर दिया, लेकिन मुझे तो लगता है कि इसका फायदे से ज्यादा नुकसान होने वाला है। चलिए इस पर हम कुछ देर बाद फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और लौटकर फिर इस मुद्दे पर कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं आगे इस मुद्दे पर। अब तक हम जो बातचीत कर रहे थे वो यही कि इस बार जो सरकार का बजट आया है राज्य सरकार का, उसमें क्या कुछ महिलाओं के लिए खास रहा। अलग अलग सवाल इससे जुड़े हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर पहले शिक्षा को लेकर हम बात कर रहे थे। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है जिसे वाकई में सॉल्व करने की जरूरत है और इस बजट में कहीं भी उसके लिए कुछ नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा महिला रोजगार से जुड़े सवाल भी हैं जिनके जवाब नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ शिक्षा में ही महिला को रोजगार की जरूरत हो। विभिन्न क्षेत्रों में उसके लिए दरवाजे अगर आप खोलकर रखते हैं रोजगार के, तो वो भी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन इस दिशा में कहीं भी सरकार सोचती नजर नहीं आ रही है। प्रमीला जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या कुछ आपको लगता है शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए संभावनाएं हैं? नो डाउट अपार संभावनाएं हैं काफी समय से। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर है जहां पर महिलाएं अपनी सेवाएं देती आ रही हैं। एक और क्षेत्र ऐसा है जिसमें महिलाओं ने अभी अभी कदम रखा है, परिवहन का क्षेत्र। अगर सरकारी सेक्टर में भी परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं को जोड़कर रखा जाए या जोड़ दिया जाए तो न केवल उन्हें रोजगार भी मिल सकता है बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी ये एक बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है। क्या लगता है आपको? सुरक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। परिवहन में जुड़ी हुई है महिलाएं, आगे आ रही हैं। जैसे कल था कि ओला कैब में भी कुछ महिलाएं चला रही हैं, लेकिन परिवहन में यदि महिलाओं को जोड़ा जाता है तो रोजगार की तरफ से भी सही रहेगा और जो बसों वगैरह में या ट्रेन या इसमें ओला कैब वगैरह में जो महिलाएं यात्री होते हैं उनके लिए भी सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सही रहेगा। तो बिल्कुल वही बात हो गई, एक तीर से दो निशाने। रोजगार की बात आती है, हाँ रोजगार की बात आती है तो हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर गांव में करीबन 80% या 90% महिलाएं ही खेती का काम करती हैं। आजकल पुरुषों ने तो बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन महिलाओं को किसान नहीं माना जा रहा है। बात आती है किसान की तो पुरुष ही आते हैं और कोई भी योजना आती है तो केवल पुरुष के लिए आ रही है, महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं आ रही है। महिलाएं काम कर रही है, या तो दिहाड़ी मजदूर के रूप में कर रही हैं या उनके किसी के खेतों में काम कर रही है, खुद के खेत में काम कर रही है, लेकिन आधुनिक यंत्रों से वो कोई काम नहीं कर रही हैं। जैसे ट्रैक्टर वगैरह चलाना है, ये है इस तरह की। तो ये जो महिलाएं कुछ कार्य करना चाह रही है उसके टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ यदि सुविधाएं मिले उनको, क्योंकि ऋण लेना या कोई बैंक में जाना ये महिलाओं को जानकारी नहीं होती है, तो इससे ज्यादा महिलाओं को जानकारी दी जानी चाहिए उनके अधिकार के बारे में, इन योजनाओं के बारे में। ज्यादातर महिलाओं को इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, इसके कारण भी उनको नुकसान हो रहा है। तो क्या लगता है इसके लिए कोई जागरूकता अभियान हो या समय समय पर कुछ ऐसे कैंप हो या फिर पर्टिकुलर किसी विभाग को जिम्मा दिया जाए जो महिलाओं को जाकर इन सब चीजों के बारे में जागरूक करे? हाँ, कैंप लगाने चाहिए, गांवों में जाकर शहरों में जाकर इनके अधिकारों की जानकारी देनी चाहिए। कौशल सरकार, सभी सरकारों के द्वारा महिलाओं के कौशल के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन उस प्रशिक्षण का वो किस तरह से सदुपयोग करें या जो अपना जो सामान बनाती है उसको वो कहाँ बेचे, उसका क्या फायदा उठाएं, ये महिलाओं को जानकारी मिलनी चाहिए। पशुपालन है या कृषि है या अन्य उद्योग हैं जो हाथ की बनी हुई कलाकृतियां हैं, उनको उससे वो ज्यादा से ज्यादा कितना फायदा उठाया जाए उनको, इसके लिए कहाँ से उनको ऋण मिले, उनको कहाँ बेचे, इसके लिए ज्यादा प्रयास किया जाना चाहिए रोजगार के। बिल्कुल, तो रोजगार के क्षेत्र में या फिर महिलाओं को किसानी के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं जागरूकता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। शील जी मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रही है। जागरूकता की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाह रही थी, केंद्रीय बजट में किसान महिलाओं पर फोकस किया गया है, उनको जो बीज से संबंधित योजनाएं
उनको ऐप के द्वारा जोड़ा गया है और उनको स्पेशल ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है कि आपको मंडी में किस तरह से अपनी उपज को पहुंचाना है, कौन से फर्टिलाइजर्स आपको यूज करने हैं, कौन सी लैंड आपको यूज करनी है, इन सब की विस्तृत जानकारी केंद्र बजट में ये रखा गया है कि किसान महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। बात दूसरी, जिस तरह से मैं समझती हूँ कि जो भी सरकारी प्राइवेट जो भी नौकरी है उनमें महिलाओं का 1% सुरक्षित किया जाना चाहिए। जैसे राजनीति में 33% है, उसी प्रकार से हर सरकारी नौकरी में, चाहे पुलिस हो या टीचर्स का तो खैर है कोई सीमा ही नहीं है, और भी जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें परसेंटेज निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री गहलोत इसमें परसेंटेज फिक्स करते तो मैं समझती हूँ बहुत ही एक अच्छा कदम होता। और जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, आप देख लीजिए जितना महिलाएं जितना गहराई से और जितना सिंसियरली आज काम कर रही है और जिस क्षेत्र में उतरी है उसमें नाम कमाया है। आपने बाड़मेर की एक बहन को देखा है जिसको के अवार्ड भी मिला है, उसने 22,000 महिलाओं को रोजगार दिया है। तो क्यों ना आप उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें, अगर वो कोई बिजनेस शुरू करती है तो उसको लोन दिलाएं। होता क्या है कि आप कहते हैं कि आपको लोन मिल रहा है, लेकिन महिलाएं और उसके परिवार वाले चक्कर लगा लगा के बैंकों के और ऑफिसों के थक के बैठ जाती है। तो ऋण सरकार की तरफ से बहुत सुलभ और सस्ता होना चाहिए, और जब कोई वो प्रोडक्शन किसी फील्ड में उतरती है तो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी सरकार को मार्केट उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वो खुद तो रोजगार करे और रोजगार देने वाली भी बने। मैं समझती हूँ अगर इस दिशा में थोड़ा कदम उठाया जाएगा। आपने परिवहन की बात की, ये बहुत अच्छी बात है कि परिवहन में मैं समझती हूँ कि आधी जो सुरक्षा का मैटर है वो यही सुलझ जाएगा। महिलाएं आज जिस तरह से फील्ड बढ़े, नाइट सर्विस पर भी जाती हैं, जिस तरह से घटनाएं ओला या कैब और जिनमें जिस तरह से हो रही हैं, अगर बहनें महिलाएं इसमें काम करती है तो निश्चित तौर पर उनको एक कॉन्फिडेंस और सुरक्षा भी मिलेगी और जो महिलाएं उनको रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, तो बात वाकई पते की है कि रोजगार के अवसर जितने हैं उससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है महिलाओं के लिए, ताकि जिन सेक्टर्स में वो अब तक काम नहीं कर पाई है उन सेक्टर में अगर वो सक्रिय होती है तो निश्चित तौर पर एक आत्मविश्वास की जो कमी है वो दूर होगी और ज्यादा जागरूक होंगी महिलाएं, और वाकई में बेहतरीन उदाहरण होगा महिला सशक्तिकरण का। बुलबुल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। थोड़ी देर पहले शील जी ने एक बहुत ही अच्छा ये विषय उठाया था परसेंट को लेकर, और मेरे दिमाग में भी वही सवाल था कि आप महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप उनके लिए बहुत सारे अवसर खोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज्यादा जोर दें कि बेटियों को पढ़ाएं और बेहतरीन शिक्षा उन्हें दें ताकि वो आगे चलकर आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन जब सरकारी नौकरी की बात आती है या किसी भी क्षेत्र में नौकरी की बात आती है तो महिलाओं के लिए परसेंट तो उतना ही है। आप उन्हें बढ़ा रहे हैं, आप उन्हें टेक्निकली शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स की बात हो। आप जो शिक्षा का परसेंट तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जॉब या रोजगार का जो परसेंट है वो अगर सीमित रखते हैं तो महिलाएं शिक्षित जरूर हो सकती हैं, लेकिन सेल्फ डिपेंड या आत्मनिर्भर तब तक नहीं हो सकती जब तक उनके लिए उनके हाथ में उस स्तर की जॉब नहीं हो जिस स्तर की उन्होंने पढ़ाई की है। देखिए, जब शिक्षा प्राप्ति करने के लिए महिलाएं जाती हैं तो उनके लिए काफी अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। जागरूकता भी काफी गांवों में हद तक पहुंच चुकी है कि महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन जब आती है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी की बात, तो अगर हमारे वहां पर एक सीमित परसेंटेज, जैसा कि राजनीति के अंदर हम लोगों ने 33% कर दिया है, चाहे पुरुषों को मजबूरन अपनी घर की महिलाओं को आगे लाना पड़ रहा है चुनाव लड़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वहीं उसी जगह पुरुष वहां पर हेल्प भी करेंगे महिलाओं की। लेकिन एक एज के टाइम पे, जैसे कि अगर हम लोग करते हैं ग्रेजुएशन हमारी 17 की एज में हो जाती है, फिर 18 की एज में हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसके बाद में सब कुछ चीजें करते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये आ जाती है कि शादी के लिए कि एक महिलाओं को परिवार भी संभालना पड़ता है, उसी के साथ साथ अपनी शिक्षा भी ग्रहण करनी पड़ती है, तो वो अपना उतना अटेम्प्ट नहीं दे पाती है कंपटीशन एग्जाम में। ये तो उसके लिए भी एक रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं के लिए कि हाँ, अगर आप 33% कर रहे हैं तो वो बेटर रहेगा हम लोगों के लिए कि हम आगे आके अच्छे से काम कर सके। बिल्कुल। चंद्रमुखी जी, आपका इस मामले में क्या कहना है? एक बात और मैं कहना चाहती हूँ जी, एक बात और कहना,
मैं एक ये कह रही थी कि महिला, मेरा एक सुझाव है कि महिलाओं के लिए तो एज बार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 35-40 साल के बाद महिलाएं अपने बच्चों से फ्री हो जाती हैं और सब एकदम फ्री हो जाती हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर एज लिमिट हट जाएगी तो वो किसी भी एज में फ्री होकर और बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है। बिल्कुल शील जी, इस पर गौर करने की जरूरत तो है, मुझे भी वही चीज लग रही है। चंद्रमुखी जी, आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? अभी जैसे बहुत सी बार होता है, रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया, हाँ। इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, उसमें बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उनमें महिलाओं के साथ क्या होता है, जब तक वो कंपटीशन फाइट करके इंटरव्यू के लिए पहुंचती हैं, बहुत सारी लड़कियों का राजस्थान में है कि शादी हो चुकी होती है, कुछ के साथ बच्चे भी होते हैं, तो उनसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि क्या बच्चे के साथ ये जॉब कर पाएंगी। लेकिन वहां पे ये चीज नहीं देखी जाती है कि जो एक नॉर्मल स्टूडेंट जहाँ जो स्टडी करके यहाँ कंपटीशन क्लियर करके आया है, वहां ये देखिए कि वो औरत ने एक बच्चे को पाला है, एक घर को संभाला है और उसके बाद उनके लेवल का कंपटीशन फाइट करके वो यहाँ आई है। तो पहली बात तो उससे ये क्वेश्चन जो किया जा रहा है वो सरासर गलत होता है। दूसरी बात, जो बच्चे के साथ आपको पता है पढ़ाई कर रही है, तो उसके लिए एक एडिशनल स्कोर पॉइंट फिक्स होना चाहिए कि वो उसका बैक पॉइंट है, वो समाज के लिए है, वो उसका पर्सनल नहीं है, वो अपने घर को, परिवार को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी है और एक नेचुरल, ये गॉड क्रिएटेड चीज है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस चीज के लिए एक औरत अपने आप को कितनी बार कैरियर में पीछे ले जाती है, अगेन कई बार बहुत सारी औरत हैं जो कॉम्प्रोमाइज करती हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक बच्चे के साथ कोई लेडी यदि कोई एग्जाम फाइट कर रही है, उसमें इंटरव्यू के टाइम उसको एक स्पेशल कुछ एक पॉइंट्स उसके लिए फिक्स होने चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। बिल्कुल। प्रमीला जी, आप क्या कुछ इस पर कहेंगे कि जो परसेंट की बात मैंने कही है कि शिक्षा तो आप उतना बढ़ा रहे हैं लेकिन नौकरी को लेकर उतना परसेंट आप नहीं दे रहे हैं, आपको क्या कुछ लगता है इस बारे में? नहीं, नौकरियां मिल रही हैं लड़कियों को, अलग है। और अभी मैम ने कहा कि बच्चे की तो आजकल ये कर दिया है कि रिटर्न एग्जाम पर ही ज्यादा बेस रखा है, इंटरव्यू के मार्क्स बहुत कम कर दिए गए हैं और लड़कियां आ रही हैं। जैसे हमारे डिपार्टमेंट की बात है जिसमें कि शायद तिगुनी महिलाएं हैं और पुरुष तो बहुत कम बच गए हैं तो ऐसी स्थिति नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र तो वाकई में ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सेफ भी माना जाता है, उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं वो इसी क्षेत्र में मेहनत है। यदि इतनी लड़कियां आ रही हैं तो लड़कियां अपनी मेहनत से आ रही हैं, गवर्नमेंट ने उनको अलग से कोई सहयोग नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वही परिवार में भी होता है। किस तरह से आप सब लोग जानते हैं अपने राजस्थान में किस तरह का सामाजिक ढांचा है, किस तरह से वो लड़की वहाँ फाइट करके आ रही है, तो एटलीस्ट वहाँ पे उनको थोड़ा सरकारी सहयोग मिलना चाहिए कि वो जिस भी वे में हो। छोटे बच्चों के साथ में आप ट्रांसफर बाड़मेर जैसलमेर कर दोगे जयपुर वालों का, क्या होगा? ये तो कंसीडर नहीं मैम, बाड़मेर जैसलमेर वाली बात अलग है क्योंकि हर जिले में अलग अलग स्कूल जो टीचर्स की वैकेंसी निकलती हैं और जैसे हमारे शेखावाटी में शिक्षा ज्यादा है महिलाओं में और वो बाड़मेर में भर देते हैं कि हम ट्रांसफर करा लाएंगे और ऐसे ही लगते नहीं है, 1 महीने बाद में वो चल देते हैं कि हमारा ट्रांसफर कीजिए। तो जो बाड़मेर की सीटें तो रोक ली उन्होंने और थोड़े दिनों बाद में यदि ट्रांसफर करके आ गए तो बाड़मेर तो खाली हो गया। तो ये नुकसान हो रहा है। आप यदि शेखावाटी जिले के हैं या झुंझुनू के हैं तो आप झुंझुनू में अप्लाई कीजिए, आपको यदि झुंझुनू में ही रहना है। यदि बाड़मेर में जाकर आप करें कि 1 महीने बाद मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, गलत है। हाँ, ये चीज है कि इनके लिए पुलिस सिंगल केस नहीं है मैम, क्योंकि ज्यादातर यही है कि हर जिले में हर जिले के लिए निकलती है, हाँ पर्टिकुलर जिले के लिए उसी में रहना चाहिए। तो उनके लिए पॉलिसीज होना चाहिए। ज्यादातर बाड़मेर में और इनमें नियुक्तियां उन्हीं की होती है कि वो बाड़मेर में जाकर नियुक्ति लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैंने कई बार पूछती हूँ मैं कि भाई तुम बाड़मेर क्यों जा रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी। नहीं मैम ट्रांसफर हो जाएगा। अरे तो बाड़मेर को तो नुकसान हुआ ना, उन बच्चों को तो नुकसान हुआ ना। पर इस चीज ये पॉलिसीज नहीं है तो इसमें भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है। वहाँ जाते हैं, सरकार ने कुछ समय ये कहा है कि बस 5 या कुछ समय वहाँ जिले में रहना पड़ेगा। किसी लेडी का 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, क्या वो 9 साल तक जब वो ट्रांसफर करके आएगी तो क्या वो घर में उसकी जो अहमियत थी वो रह पाएगी, या न उस लेडी के लिए वो अहमियत रह पाएगी, ना वो घर उस तरह से बन पाएगा जैसे रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। हाँ, तो या तो इस तरह की पोस्टिंग्स नहीं देनी चाहिए क्योंकि हमारे समाज की हमें जरूरत है। हमें आगे बढ़ना है लेकिन हमारे समाज को बचाते हुए आगे बढ़ना है। जब हमारा घर नहीं होगा, हमारा समाज नहीं होगा तो सिर्फ नौकरी हमारे कुछ नहीं काम आएगी। आप बिल्कुल दीजिए ही मत। हाँ, पोस्टिंग जिले की रखिए आप।
तो ऐसे में कर सकते हैं कि जेंट्स को आप बाहर पोस्टिंग दे दो, क्योंकि लेडी है वो एक पर्टिकुलर के लिए अपने जाएंगे, लेकिन समाज अपना सबका है, तो उसके लिए लड़ाई जो है वो हमें सबको लड़नी पड़ेगी। उसमें जो सुधार की जरूरत है, विचार सबके चाहिए। उसमें महिला के लिए आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है उसकी सुरक्षा और कड़े कानून बनाने की। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए गए हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा, अभी उतना ही समय ले रहे हैं। अब पुलिस में कोई पीड़ित महिला जाती है तो वो जिस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। देखते हैं 2012 में हुआ था, 3 बार उसको डेट मिल गई। अब इसके बाद तो कहीं भी इस देश में मुझे न्याय की उम्मीद नजर आती नहीं है। मतलब इस लेवल तक निर्भया की मां ने जो लड़ाई लड़ी है, जो किया है, बिल्कुल नहीं रहा किसी में। बिल्कुल पुलिस का भय लोगों में खत्म हो गया है। वो सोचते हैं कि ये इनके प्रकरण जमानत करा के आ जाएंगे, फिर गई लंबी। और कई बार तो इतना हो जाता है 20-20 साल हो जाते हैं, जो गवाह होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है और कोई अंतिम परिणाम नहीं आता। आपने एक भंवरी देवी राजस्थान का कांड सुना होगा, आज उसको 30-35 साल हो गए, उसके 5 गवाह वो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन केस आज की आज है। तो महिलाओं को कौन विश्वास दिलाए कि आपके साथ न्याय होगा, तुरंत न्याय होगा? सबसे बड़ा हम महिलाओं की तरफ से प्रश्न यही है कि हमें न्याय चाहिए और तुरंत फैसला चाहिए। शील जी, इस बजट में फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर भी बजट दिया है जो राज्य सरकार है उसने, और कहा है कि अब जो संख्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की वो बढ़ाई जाएगी ताकि इस तरह के कितने भी मामले हों उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जा सके। अभी पहले भी करे थे, पिछली बार ये फास्ट ट्रैक खोले थे, कोई परिणाम कोई सार्थक उसमें नजर आए नहीं है, और अब देखते हैं इनका भी क्या रिजल्ट आता है। जैसे मेरा ये भी मानना है, अपने कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट सजा सुनाता है, वहां पे जब सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि ये दोषी था, उसके बाद जो उसको सहयोग कर रहे हैं, उसके बचाव में जो लोग हैं, क्या उन लोगों के लिए कोई सजा नहीं होनी चाहिए? जब तक उन लोगों को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, जो बुराई को बचा रहा है, उस लोग को जब सरकार पनिशमेंट नहीं देगी, तब तक हम अपनी सुरक्षा की सोच भी नहीं सकते। झूठे गवाहों को भी सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से ऐसे प्रावधान होना चाहिए कि उनको भी सजा मिले, वो भी उतना ही दोषी है। इम्पोर्टेंट मुद्दे थे तो वाकई में कहीं ना कहीं इनमें काम करने की दरकार थी। बुलबुल, आपसे मैं जाते जाते एक व्यू लेना चाहूंगी, क्या कुछ लगता है अभी तक जो बजट आया है उसमें हमने कमियां निकाली हैं कि ये कमियों की जरूरत थी? इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि ऐसे कुछ क्षेत्र जिन पर वाकई में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, जिनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान सरकार का नहीं है और जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं मायने रखती है? देखिए, सबसे पहले महिलाओं की या परिवार की सबसे आवश्यकता होती है मकान। इस बजट ने 1% जो है शुल्क, पंजीयन शुल्क बढ़ा दिया है। इससे जितने भी फ्लैट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। आज एक आम आदमी मध्य वर्गीय ये बहुत सोचता है कि वो उसका ये जो सपना होता है सबका मेरा एक महल हो सपनों का, ये सब बहुत अधर में झूलता सा नजर आता है मुझे। बुलबुल, आपका कुछ कहना है इस पर? जी, इसके अंदर मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने सुरक्षा के लिए बहुत से महिला सुरक्षा के लिए बहुत से काम किए हैं, बट उनका इम्प्लीमेंट जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे तरीके से हो। और महिला बसों के लिए ही भी उनको काम करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा के लिए काम करना चाहिए। और हमारे जो पाठ्यक्रम के अंदर मैं चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस को जोड़ा जाए। बिल्कुल। प्रमिला जी, आप क्या चाहेंगी कि अब जब ध्यान रखा जाए तो सरकार किन क्षेत्रों पर अपना विशेष ध्यान रखे, विशेष फोकस रखे जब बजट को लेकर बात हो, या फिर वो तमाम क्षेत्र जहां पर अब तक ध्यान नहीं गया सरकार का? सरकार ने जो भी योजनाएं निर्णय किया है लागू करने का, उनको सख्ती से पालन किया जाए और जो भी दोषी अधिकारी या नौकरशाही है उस पर सख्त कार्यवाही की जाए। मैं तो यही कहूंगी इस पे। बिल्कुल। चंद्रमुखी जी, आपसे भी मैं चलते चलते कानून बनाया जाए, उन कानूनों की पालना की जाए। मैं यही बताना चाहूंगी कि एक तरफ हम समाज में लड़के और लड़की की बराबरी की बात करते हैं, तो हमें बजट में वैसे अलग से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ अलग से नहीं चाहिए, लेकिन सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम हमें चाहिए। जहां हम घर से बाहर निकले तो सुरक्षित महसूस करें। कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे सेल्फ डिफेंस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से होने चाहिए। उसमें जो भी कोई चाहे जाके अब ज्वाइन करे, जब उसको टाइम हो वो ज्वाइन करे। जब तक हम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, हम हमारी सुरक्षा खुद नहीं कर पाएंगे, ये कागजी कार्रवाई हमारे कुछ काम नहीं आने वाली। तो सबसे पहले जो हमें है
हमारी सुरक्षा के लिए इंतजाम चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जहां भी हमें कहीं बोलना है उससे पहले हमें सोचना पड़ता है। जी जी बिल्कुल, कुछ ऐसे मुद्दे कुल मिलाकर आज के इस प्रोग्राम में निकल कर आए हैं जहां पर सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। जो कहीं ना कहीं खामियां रह गई है वो चाहे महिला रोजगार से जुड़ा मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी वो सारी फील्ड हो जहां पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो इशू है वो सुरक्षा का है, जिस पर सरकार ने ध्यान तो दिया है लेकिन जितना ध्यान देने की जरूरत है उतना नहीं दिया है। तो यहाँ बहुत ज्यादा दरकार है ध्यान देने की, इस पर काम करने की, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज की कागजों पर जितना बजट बताया गया है, जिसकी पेशकश की गई है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन, जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए। क्योंकि बजट जो है वो तो पेश कर दिया गया है लेकिन वो नीचे आते आते कितने घपलों, घोटालों और भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाता है कि आम जनता उसका फायदा तक नहीं उठा पाती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में जुड़े और बातचीत की। फिलहाल नारी में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे महिलाओं से जुड़े किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।